नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि जगत में हो रही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिम उन्नति योजना व ग्रीष्मकालीन ऋतु, जी हाँ, गर्मियों में किस प्रकार सब्जियों की खेती व प्रबंधन आप लोग कर सकते हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा जी, जो कि हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से, कृषि निदेशालय से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज हम आपसे जानने वाले हैं हिम उन्नति योजना के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से गर्मियों की जब हम बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु की हम बात करते हैं, किस प्रकार से सब्जियों की खेती व प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जियों के बारे में, उसकी कैसे खेती करें, कैसे हम उसका प्रबंधन करें। ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है और गर्मियों का सीज़न अभी चल रहा है। वैसे महसूस नहीं हो रहा कि गर्मियाँ आ गई हैं। अब इसे आप क्लाइमेट चेंज कहिए, जलवायु परिवर्तन कहिए, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, गर्मियों में अक्सर खासकर मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, क्योंकि हिमाचल की जोग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी डाइवर्स हैं, तो किस प्रकार की सब्जियों की खेती यहाँ पे की जाती है? जी, जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश है एक पहाड़ी क्षेत्र है, और हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। और लगभग कृषि क्षेत्र से 70% लोग जो है सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं जी। जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी कृषि की जो सकल घरेलू उत्पाद में जो भूमिका है वो लगभग 14% है। तो इसमें साथ कृषि के साथ साथ इसके जो सहयोगी क्षेत्र हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस कारण कृषि की जो उत्पादकता देखते हैं हम, या इससे जो हम आय का जो बात करते हैं वो कंपैरेटिवली कम है जी। तो इसके साथ साथ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते हमारे यहाँ पे जो भूमि जो है बड़ी खेती वाली भूमि बिखरी हुई है। साथ ही साथ हमारा जो सिंचित क्षेत्र भी बहुत कम है। तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सी चुनौतियाँ हैं, जिस कारण कृषि और इसे जो सहयोगी क्षेत्र है एक अच्छा व्यवसाय नहीं रहा है, जिसे हमारे जो खासकर जो युवा पीढ़ी जो है इससे विमुख हो रही है। तो हमारे सामने इन चुनौतियों को कैसे सामना करें और कैसे हम इस क्षेत्र को एक अच्छा स्वरोजगार के रूप में डेवलप करने के क्षेत्र में क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो इस विषय को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में हिम उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया है जी। तो इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में यहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के जो संसाधन उपलब्ध है उनके अनुरूप एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी, जिसके तहत कम से कम एक 40 बीघा क्षेत्र को एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रकार पूरे प्रदेश में लगभग 2600 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिसमें 1200 क्लस्टर जो होंगे वो जो हम अभी तक जो खेती कर रहे हैं उसी पद्धति को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा उसके अनुरूप होंगे। 1100 क्लस्टर ऐसे होंगे जहाँ पे हम प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा देंगे, और 300 क्लस्टर हमारी एक जो बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त जो परियोजना, जायका परियोजना, फसल विविधीकरण के अंतर्गत जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उस योजना के तहत विकसित 300 क्लस्टर किए जाएंगे। तो इस प्रकार एक पायलट बेसिस पे एक मॉडल डेवलप करने के लिए, ताकि कृषि के क्षेत्र का एक समग्र विकास हो और हमारे जो किसान और जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी जो लिविंग इनकम जो है उस पोटेंशियल को और बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। जी सर, आपने हिम उन्नति योजना का जिक्र किया। आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय दोगुना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम हिमाचल की बात करें, आपने कहा कि जोग्राफिकल कंडीशंस इस प्रकार की हैं कि कुछ इलाके काफ़ी पहाड़ी हैं, कुछ इलाके काफ़ी मैदानी हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो थोड़ा सा खेती से अपने आप को थोड़ा सा दूर करता हुआ नज़र आता है। सर, आपने हिम उन्नति योजना के बारे में बताया, तो जो हिम उन्नति योजना है ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हर ज़िले पे है, ब्लॉक लेवल पे, कहाँ पे ये लागू की जा रही है? हाँ जी, मैं थोड़ा सा जो हिम उन्नति योजना का जो स्वरूप है कि इसको किस तरह से पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जाएगा, इसका जो प्रदेश राज्य स्तर पे जो हम बात करते हैं, तो एक यहाँ पे वर्किंग ग्रुप, इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके तहत कृषि, बागवानी, पशुपालन,
ग्रामीण विकास व संबंधित विभागों के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे जी। और साथ ही साथ उसके साथ हमारा जो जिला स्तर पे जो रहेगा, हमारा जो कृषि उपनिदेशक जो जिला स्तर पे हैं, उनके तहत एक और ग्रुप जिला स्तर पे गठित किया जाएगा। इसके तहत इसके जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा विकास खंड है वहाँ भी एक इस तरह से एक जो है ग्रुप गठित किया जाएगा और उसके सहयोगी उनके माध्यम से हमारे जो ये एरिया जो चिन्हित किए गए, जो हम 2600 क्लस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, वो क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। अब तक प्रदेश में जो है हमने ये 890 जो है क्लस्टर चिन्हित कर लिए हैं, जिसमें अभी हम ग्रीष्मकालीन में लगभग 151 क्लस्टरों में गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें ये जो क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं, तो यहाँ पे उस गांव की उस क्या क्या परिस्थितियां हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, उस भूमि का फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, वहाँ उस भूमि का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ पे हमारे पानी के क्या क्या संसाधन है, और साथ ही साथ हमारे जो किसान वहाँ पे खेती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी हम बताएंगे तभी खेती कर रहे हैं, उससे पहले वहाँ खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन चुनौतियों के समाधान के लिए हम इस योजना के तहत प्रयास करेंगे ताकि जो वहाँ पे जो अब तक जो गैप रह गए हैं उन गैप को पूरा किया जाए और किसानों की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वो अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें, अच्छी गुणवत्ता वाली उत्पादकता हो। और साथ ही साथ जब वो ये क्लस्टर बेस पे जब वो उत्पादन होगा किसी कमोडिटी का, उसको मार्केटिंग करना आसान होगा। और साथ ही साथ जो कृषि के क्षेत्र में जो आदान वो इनपुट्स उपयोग कर रहे हैं उनका प्रबंधन करना भी आसान होगा और उनकी जो उत्पादन की जो लागत है वो भी कम आएगी और जब मार्केटिंग बेहतर होगी तो उनको जो है आय भी बढ़ेगी। जी सर, कारण क्या है कि हिम उन्नति योजना को लाया जा रहा है? क्या ये कारण है कि जलवायु बदल रही है या फिर ये कारण है कि कहीं ना कहीं जब हम जोग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं, हम हिमाचल की बात करते हैं, कुछ इलाके अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो वो 6 महीने कहीं ना कहीं बंद रहता है, कुछ इलाके ऐसे जहाँ बहुत सूखा पड़ता है, कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो स्कीम आप ला रहे हैं हिम उन्नति योजना, ये क्या सिर्फ ग्रीष्मकालीन ऋतु यानी गर्मियों के लिए है या फिर ये पूरे साल काम करेगी? जी, मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, जो हिम उन्नति योजना जो है ये सिर्फ ग्रीष्मकालीन के लिए या 1 साल के लिए नहीं है, ये एक सतत कार्यक्रम है जी। ये एक पायलट बेसिस पे अभी शुरुआत की गई है और लगातार अब तक अगर पिछले 50 वर्षों का हम देखते हैं हिमाचल का कृषि का जो विकास का इतिहास देखते हैं तो वहाँ पे हमारी जितनी भी स्कीमें क्रियान्वित की जा रही थी वो सारी स्कीमें आइसोलेशन में क्रियान्वित की जा रही थी या कृषि विभाग के अलावा अन्य विभाग जैसे बागवानी है, पशुपालन है, ये भी बहुत सी स्कीमें क्रियान्वित किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम सभी एक इंटीग्रेटेड मोड में काम नहीं कर रहे थे। तो हिम उन्नति योजना में ये सोचा गया कि क्यों ना हम सब इंटीग्रेटेड होके सारे रिसोर्सेज को एक जगह लगाया जाए ताकि हमारे किसानों का एक समग्र विकास हो और जो हमारे जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो किसानों तक एक जो वो उनकी जो वहाँ पे जो गैप है उसको पूरा कर सके जी। और कहीं ना कहीं जब हम लोग संगठित होते हैं तो संगठन में ही शक्ति है, ऐसा कहा जाता है। तो जब आप हिम उन्नति योजना लेके आ रहे हैं, लोगों को क्लस्टर में जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गाँव के गाँव जब आपस में जुड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा, लोग अपनी समस्याएं भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ जब आप किसान भाइयों के लेके आते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं अवगत होंगे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि बदलता हुआ वातावरण है और ग्लोबल वार्मिंग की हम जिक्र करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी सारा इस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं। बेमौसम बरसात हम देख रहे हैं, गर्मियों के समय में बरसात हो रही है, विंटर्स की जब हम बात करते हैं विंटर्स में बर्फ़ नहीं पड़ती। तो ये जो सारी चीज़ें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो क्या ट्रेनिंग भी इम्पार्ट की जाएगी जो हिम उन्नति योजना के तहत जो भी किसान भाई इसमें जुड़ेंगे? जी, इसमें आज हिम उन्नति योजना के तहत जो भी हमारे क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे हमारी एक डोमिनेट कमोडिटी क्रॉप होगी वो उस क्लस्टर के लिए, वो ताकि उस क्लस्टर से उस डोमिनेट क्रॉप का प्रोड्यूस आए, वो एक चिन्हित क्रॉप रहेगी। इसके साथ साथ जो वहाँ पे सबसे पहला जो हमारा जो उस कदम रहेगा वो वहाँ पे किसानों को उचित ट्रेनिंग देके, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उसको पैदावार कैसे बढ़ानी है, चाहे उस फसल की उस डोमिनेट क्रॉप की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता कैसे अच्छी हो, और साथ ही साथ जो मार्केट की जो हम बाज़ार की जो मांग है उसके अनुसार पैदावार की जाए।
जी। ताकि जो कंज्यूमर की डिमांड होगी और मार्केट की डिमांड होगी उसके साथ हम मैच करें और जिससे हमारे किसान जो है अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। जी सर, जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में हम अक्सर ये देखते थे कि पानी की कमी की वजह से बहुत सारी फसलें जो कि गर्मियों में उगाई जाती हैं, वो काफ़ी सारी जो सब्जियों की हम वैरायटीज़ की बात करें जो गर्मियों में लगती हैं, कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती थी। मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम गर्मियों का जिक्र करते हैं, ऐसी कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जो प्रभावित हो रही हैं, और जब ये हिम उन्नति स्कीम आएगी तो कहीं ना कहीं वो किसान भाई लाभान्वित हो जाएंगे? हाँ जी, हम बात करते हैं जो गर्मियों की जो मुख्य तौर पे जो सब्जियां हैं, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में हमारे 4 जो है वो कृषि खंड हैं। जी। तो सबसे जो निचला कृषि खंड है, जो हम निचले क्षेत्र बोलते हैं, मैदानी एरिया भी हैं, थोड़े पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो जहाँ पे मुख्य तौर पर आजकल ग्रीष्मकालीन में भिंडी और खीरा ये मुख्य तौर पे सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके साथ फ्राश बीन, इस तरह की सब्जियां वहाँ उगाई जाती हैं। हमारा जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो आता है, जहाँ पे खास तौर पर बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं, यहाँ पे हमारी टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, फ्राश बीन ये मुख्य फसलें हैं। इसके साथ साथ हमारा जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे हमारी आजकल ग्रीष्मकालीन में फूल गोभी, ब्रोकली, धनिया, इस तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। जबकि ये ग्रीष्मकालीन सब्जियां नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जलवायु इस तरह का है कि हम इन सब्जियों को आजकल ग्रीष्मकालीन में इन क्षेत्रों में उगा सकते हैं। इसी तरह हमारा जो बहुत ही जहाँ पे पूरा साल बर्फ़ पड़ी रहती है, हमारे पास 6 महीने हैं, जो चौथा हमारा जो पर्वत क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है हम मटर, आलू, इस तरह की सब्जियाँ या विदेशी सब्जियाँ उगाते हैं। जी सर, जब हम सब्जियों की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कई बार किसान भाइयों को काफ़ी प्रेरित किया जाता है कि वो जो सब्जियां सीज़न में नहीं भी लगती उसको भी उगाने का प्रयास करें। उस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम भिंडी की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे साल अगर आप सब्जी मंडी जाएं, अगर आप मंडी में जाके देखें तो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाती है भिंडी। तो सर, इसके लिए भी क्या किसान भाइयों को प्रेरित किया जा रहा है? इसके लिए भी जो टेक्नोलॉजीज़ या फिर जो इक्विपमेंट काम में आते हैं वो लाए जा रहे हैं? जी हाँ, इसके लिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसके साथ साथ हमारे अपने पूरे देश की बात भी करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत ही जलवायु भिन्नता है जी। और उसमें भी अगर हम बात करते हैं सीजनल भिन्नता बहुत है। तो हमारे एक ही क्षेत्र में, एक ही ज़िले में कई प्रकार की सब्जियां एक ही समय में उगाई जा सकती हैं जी। तो उन निच एरियाज़ में, और हमारा जो ये हिम उन्नति योजना का भी जो बेसिक जो कंसेप्ट है कि हम निच एरिया बेस्ड प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करें जी। और उसके लिए उन किसानों को ये जब हमने आइडेंटिफाइड कर लिया कि हमारे इस एरिया में किस किस फसल को उगाने का, किस सब्जी को उगाने का पोटेंशियल है, जिसकी मार्केट में भी डिमांड है, तो उसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके लिए कौन सा उन्नत बीज होता है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या मशीनरी है या प्राइमरी उनको प्रोसेसिंग करनी है, ताकि वो मार्केट में जो अपना प्रोड्यूस ले जाएं, उसके लिए बिल्कुल उसको जो है कैसे सॉर्टिंग, उसकी ग्रेडिंग करके उसको ले जाए, ताकि वहाँ पे जाके उनकी वेस्टेज ना हो और उनको अच्छा जो है उसका दाम मिले। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि किसानी 70% अगर हम हिमाचल की जनता की बात करें वो किसानी में है, और कहीं ना कहीं किसानी के साथ हम पशुपालन को भी साथ लेकर चलते हैं। तो हिम उन्नति योजना के तहत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, और जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पशुपालन से जुड़े होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, इसमें जैसे हमारे विभाग का एक कोऑर्डिनेटर टीम रहेगी जो विभाग कार्य करेगा। उसके अलावा कुछ कार्य ऐसे होंगे जो विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं जी। उन सब गैप्स को लेके हम संबंधित विभाग के साथ इसमें एक पीरियडिकली एक समीक्षा करते रहेंगे, ताकि वो जो हमारे किसानों के जो इश्यूज हैं, चाहे वो पशुपालन से संबंधित है, चाहे बागवानी से संबंधित है, या कोई अन्य विभागों से संबंधित है, हम संबंधित विभागों को उन गैप्स को, उन इश्यूज को भेजेंगे, ताकि वो उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो फोकस वे में उस हमारे निच एरिया जो क्लस्टर हैं वहाँ पे की जा सके, ताकि हमारे जो क्लस्टर हैं एक मॉडल के रूप में आए, एक ऐसा मॉडल बने जो अपने आप में एक सस्टेनेबल मॉडल हो, और जहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या हमारे जो किसान भाई अभी खेती कर रहे हैं, वो खेती को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के रूप में अपनाएं।
जी सर, जैसा आपने जिक्र भी किया कि स्वरोज़गार के रूप में आपको किसानी को अपनाना पड़ेगा, आपको खेती को अपनाना पड़ेगा और कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरी है। सर, जब हम किसानों की बात करते हैं, हम देखते हैं कि पशुपालन की जब हम बात करें या फिर अगर हम खेती की भी बात करें, तो वाटरशेड मैनेजमेंट या फिर पानी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वाटरशेड कंस्ट्रक्शन या फिर वाटरशेड की मैनेजमेंट के लिए क्या हिम उन्नति योजना के तहत भी जो किसान भाई है उनको कुछ इस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है? जी, अभी हाल में ही हमने पिछले हफ्ते ही इसके ऊपर हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग है, जी। इसमें उन्होंने इसमें 26 क्लस्टर पूरे प्रदेश में वाटर शेड जो हैं चिन्हित किए हैं और उनके अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 130 पंचायतें कवर हो रही हैं और उसमें हमारे 553 गांव जो हैं। तो हमने इस हिमोन्नति योजना के तहत जी। ये 553 जो गांव हैं उनको भी हमने क्लस्टर के रूप में डेवलप करना है और ऑलरेडी वहाँ पे जो उन्होंने रिसोर्सेज मैपिंग कर रखी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सैटेलाइट के थ्रू जो सारी रिसोर्स मैपिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है या अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सूचना हमने ग्रामीण विकास विभाग से एक कोऑर्डिनेटेड बेस से ले ली है। और अभी हमने ये भी किया कि हम इस प्रथम चरण में हमारे जो ज़िले के या हमारे विभाग के जो कृषि अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण 3 दिन का प्रशिक्षण हम 5 से 7 जून को करने जा रहे हैं, जिसमें GIZ के जो एक्सपर्ट है, जर्मन कॉर्पोरेशन जो प्रोजेक्ट है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसके ऊपर कैसे हम वहाँ की जो है कि पूरे रिसोर्सेज को मैप करके उन क्लस्टर को एक साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाइड करें कि वहाँ पे हमारे क्या क्या रिसोर्सेज हैं और कैसे उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो सकती है और कैसे हम एक एक चीज़ को जो है वहाँ की मॉनिटर करके ताकि उस जो क्लस्टर को जो है हम एक एंटरप्रेन्योर लेवल तक ले जाए। जी सर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जब हम बात करें, फसल की विविधीकरण की हम बात करें, तो कहा यह जाता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही क्रॉप पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए और ख़ासकर किसान भाइयों को ये कहा जाता है, एग्रीकल्चर निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर भी काफ़ी हद तक ये चीज़ों के लिए कहता है कि आप क्रॉप को डाइवर्सीफाई करो। तो क्रॉप को डाइवर्सीफाई करना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम क्रॉप को डाइवर्सीफाई कर सकते हैं? जी, हम एक चीज़ देखते हैं कि मुख्य तौर पर अगर हम बात करते हैं पूरे प्रदेश में, जी, तो जो हमारा कृषि क्षेत्र है तो उसमें लगभग जो 80% जो एरिया है वहाँ पे हमारी खाद्यान्न वाली फसलें जैसे मक्की, धान, गेहूँ उगाई जाती है। और दूसरा जो हमारा जो सब्जी वाली जो फसलें हैं तो यहाँ पे जहाँ पे हम बात करते हैं कि सब्जी वाली फसलें अगर किसान उगाता है तो इसमें उत्पादन भी अधिक होता है और मुनाफा भी अधिक होता है। दूसरी एक चीज़ और आ जाती है जब हम फसल विविधीकरण की बात करते हैं, अगर लगातार हम एक ही किस्म की फसल मिट्टी में उगाते हैं तो उस मिट्टी में कई प्रकार की बीमारियां पनप जाती हैं, उसमें कई प्रकार के फसलों को कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारी जो भूमि है कृषि वाली उसकी उत्पादकता क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसलिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गलाट आ जाता है, जिससे किसानों को कई बार उस फसल का दाम नहीं मिलता है। अगर हम विभिन्न प्रकार की फसलें बाजार की मांग के अनुसार उगाएंगे तो हमें उसका जो है उचित दाम मिल सकता है। जी सर, अगर हम हिमाचल की बात करें, सॉइल टेस्टिंग के लिए कहा जाता है कि सॉइल टेस्ट करो और जो ऊपरी क्षेत्र हैं वो थोड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो थोड़े से निचले क्षेत्र हैं वो थोड़े मैदानी क्षेत्र हैं। तो सॉइल टेस्टिंग से भी क्या हम आय को दुगनी कर सकते हैं? और कहीं ना कहीं जब हिम उन्नति योजना की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आप काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं कि आप सॉइल टेस्टिंग कीजिए? जी हाँ, यहाँ पे विभाग में हमारे लगभग सभी ज़िलों में हमारी अपनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स है जी, जहाँ पे हमारे जो फील्ड क्षेत्र पे जो हमारे कृषि प्रसार अधिकारी हैं वो अपने अपने संबंधित क्षेत्रों से किसानों के खेतों से मिट्टी के सैंपल लेके उसकी जो है टेस्टिंग का, और ये फ्री सर्विस है किसानों के लिए जी। और ये भी एक बात है कि पूरे हिमाचल का एक बार जो है कि सारी जो क्लस्टर बेस्ड के ऊपर जो है कि ये सॉइल टेस्टिंग भी की जाएगी जी, ताकि हमें ये पता लगे कि उसके बेस पे हम कौन कौन से हमने इसमें अगर फर्टिलाइजर्स डालने हैं या हमारी जो उत्पादकता क्षमता है भूमि की कितनी है और उसमें हम किस तरह का मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है।
चाहे वो हमने उसमें वाटर पानी का मैनेजमेंट करना है, चाहे हमने इरिगेशन की व्यवस्था करनी है, या कोई हमने कौन सी फसल उसमें उगानी है और किस समय पे उगानी है। तो ये सारा प्रबंधन, जैसे अभी आपने बीच में बात की थी कि यहाँ पे लगातार बहुत बारिशें भी हो रही हैं, कई बार सूखा पड़ जाता है, तो अगर हमें ये सारी जानकारी पहले से होगी और हमारे पास अगर मान लो फसल उगाने के समय अगर अधिक बारिश होती है या कम बारिश होती है, तो हमें कौन सी विधि द्वारा अपनी उत्पादकता बढ़ानी है, तो ये सारी इस तरह की टेक्निक जो है दी जाती है। और साथ ही साथ ये हर सीज़न में अपना किसान जो है अपनी भूमि का प्रशिक्षण अपने करवा सकते हैं। जी सर, प्राकृतिक खेती और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, प्राकृतिक खेती किस प्रकार से एक किसान भाई के लिए एक वरदान साबित हो सकती है? जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि गत 4-5 वर्षों से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। इससे पहले ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में दोनों में भी फ़र्क है। जो प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि एक देसी गाय के जो गोबर है और उसका जो गोंत्र है, जितने भी उसके वहाँ पे हम बाहर से कोई चीज़ और इनपुट हम इसमें नहीं मिलाते हैं जी। उसी के ही हम प्रोसेसिंग करके अलग घन जीवा अमृत इस तरह के कई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी को ही अप्लाई करते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग हिमाचल प्रदेश में अभी की जा रही है। तो इसमें भी लगभग 1.5 लाख से अधिक किसान अब तक जुड़ चुके हैं। और जो हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल जो चीज़ें हैं उसको उपयोग नहीं करते हैं। जी। तो और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दोनों प्रकार की जो खेती रही है, अब ऑर्गेनिक से बाद हम प्राकृतिक खेती में आगे हैं। जो हमारे रासायनिक खेती के जो दुष्प्रभाव थे, जहाँ पे हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका ज़्यादा उपयोग करते थे, या हम जो पेस्टिसाइड्स थे, जो केमिकल्स बीमारियों को या कीड़ों को मैनेज करने के लिए यूज़ करते थे, उनका हम जो अंधाधुंध प्रयोग करते थे, उससे कई किस्म की बीमारियां ह्यूमन बींग्स में होना शुरू हो गई। जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं रहा। तो इस चीज़ को जब देखा गया, एनालिसिस में पाया गया कि हमारे जितने भी उत्पाद आ रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड के रेजिड्यू हैं, तो ये सोचा गया कि इस चीज़ से कैसे निजात पाई जाए। तो उसके लिए जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि एक ऑप्शन लोगों के, हमारे किसानों के पास रहेगी कि हम प्राकृतिक खेती भी करें या कौन सा हमारे लिए जो है कि ज़्यादा सुदृढ़ व्यवस्था है। बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती के आपने इतने सारे गुण बताए, कहीं ना कहीं बीमारियों से भी हम निजात पाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल यूज़ करने की वजह से इंसानी शरीर में भी आ जाती है, और प्राकृतिक खेती कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए एक स्टेप आगे आ सकती है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, गर्मियों का सीज़न अभी चल रहा है, पर हम देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात अभी भी जारी है। मई में भी काफ़ी बारिश हुई और जून का पहला हफ्ता स्टार्ट हो गया, तो अभी भी बारिश जारी है। तो बेमौसम बरसात की वजह से जो ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो सब्जियां लगाई जाती थी या इनकी खेती की जाती थी या प्रबंधन किया जाता था, तो क्या क्या नुकसान हमारे किसान भाइयों को हुआ? जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, खासकर जो हमारे टमाटर, शिमला मिर्च या जो भी हमारी ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं, इनकी हम बात करते हैं। जब ये इस तरह की जो बारिश अब ये देखने में आई है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सभी ज़िलों में ये सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो जिसका आंकलन हमारे जो जिला स्तर पे या खंड स्तर पे जो कृषि अधिकारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। और उसके ये तो एक बात होगी कि हम एक उसका आंकलन कर रहे हैं, लेकिन इस नुकसान से हमारे किसान भाई कैसे बचाव कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहाँ पे इस तरह की हमारी ये अत्यधिक वर्षा हो रही है और बेमौसमी जो बरसात हो रही है, तो हमारा खासकर जो बेमौसमी सब्जी उत्पादन है इसको प्रभावित कर रही है। तो हमारे जितने भी खेत हैं, जो खुले में खेत हैं, जी, तो वहाँ पे जो जल प्रबंधन है वो समुचित तरीके से करना पड़ेगा, ताकि खेत के अंदर पानी खड़ा ना हो। जो हमारी फसल है वो पानी में अगर खड़ा रहेगी तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। चाहे वो टमाटर है, शिमला मिर्च है, तो वो 2 दिन में बिल्कुल खेत जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसकी भरपाई किसान को नहीं हो सकती है। तो उसके लिए अगर वो समुचित उसमें नालियाँ निकालते हैं खेत में और पानी का प्रबंधन उसमें अच्छे तरीके से करते हैं, तो किसी हद तक इस नुकसान से बचा जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने हिमोन्नति योजना के बारे में बताया, आपने कहा कि उसमें ट्रेनिंग भी काफ़ी सारी करवाई जाती है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी किसान भाइयों को अवेयर किया जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो क्या फाइनेंस की सुविधा भी दी जाती है? संक्षेप में जवाब।
जी, इसमें हम हर एक जो हमारा जो एक क्लस्टर रहेगा, उसमें हर एक क्लस्टर में 8 से 10 लाख रुपए हम इसमें खर्च करेंगे विभिन्न गतिविधियों के ऊपर, जी। जो गैप के जो किसानों के जो गैप है उनको पूरा करने के लिए, जी। और अन्य स्कीमों के साथ भी हम इसको समायोजित करेंगे ताकि किसानों को से अधिक फायदा मिल सके। जी। डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा जी, आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।